अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, हमेशा हमारे यहाँ बात की जाती है हुकूमत के राइट मैन फॉर द राइट जॉब और मेरिट को यकीनी बनाने के हवाले से हमेशा हुकूमत के दावे होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हमेशा से मेरिट का कत्लेआम किया गया और जिस राइट मैन फॉर द राइट जॉब इस मुल्क में ऐसा भी हुआ है कि जनाब जो एक प्रोफेशनल डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर उसे हमने वजीरे पेट्रोलियम तक बना दिया। तो पाकिस्तान में ये इस तरह की सारी चीज़ें होती रहती हैं और अब भी हुकूमतों में इस काबीना में भी आप उठा के देखें तो बहुत सारी इस तरह की मिसालें आपको मिलेंगी। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक चीज़ इस वक्त होने जा रही है वो ये होने जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलरशिप है उसके लिए लाजमी PhD की जो डिग्री थी या जो डॉक्टरेट की डिग्री थी उसको ख़त्म करने के लिए तरमीम की जा रही है। और इस तरह होगा ये कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी इन आला ओहदों पर, आला तालीमी ओहदों पर आकर बराजमान हो जाएंगे। जो एक वाइस चांसलर होता है वो सिर्फ एक वाइस चांसलर ही नहीं बल्कि एक माहिर तालीम भी होता है और वो किस तरीके से पूरे उस सिस्टम को लेकर चलना है, एक मुंतज़िम ही नहीं बल्कि बहुत सारी उसकी डायरेक्शंस होती हैं। तो इसके ऊपर हम करने जा रहे हैं और हमसे मतलब है हुकूमत सिंध जो है एक इसमें तरमीम करने जा रही है। इसमें सियासी जमातों की बात की जाए तो सरदस्त जमात इस्लामी ने इसके ऊपर बहुत वाज़ेह स्टैंड लिया है और जो तुलबा और असातिज़ा तंजीम जो है वो भी इसके मुखालफत कर रही हैं। बात कहाँ पर है और ये पूरी क्या कार्रवाई है इसके ऊपर मैं बात करूँगा। मुनम ज़फ़र ख़ान जो कि अमीर जमात इस्लामी कराची हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मुनम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस इंतहाई अहम मौजू पे आपको दावत दी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही। फाइंडिंग्स क्या हैं, ये होने क्या जा रहा है? देखें, जिस तरह पीपल्स पार्टी 16 साल से सूबे पे विराजमान है और कंटिन्यू 16 इयर्स, अब जिस तरह उन्होंने बल्दियाती इदारों का हाल कर दिया है, सिफारशी कल्चर है और करप्शन है, इसी तरह वो तालीमी इदारों की जानिब भी की भी यही सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों काबीना का इजलास हुआ 3 दिन पहले और काबीना के इजलास में ये फ़ैसला किया गया कि जामियात में जो जनरल यूनिवर्सिटीज़ हैं सिंध की, इसी तरह मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और IBA, NLD यूनिवर्सिटी एक्सेप्शनल है इसमें, इनके अलावा इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के लिए PhD की शर्त होती थी पहले और उसके अलावा उसकी सीनियरिटी देखी जाती थी, उसका तजर्बा होता था, उसके पेपर्स होते थे, रिसर्च पेपर्स होते थे। उन्होंने ये किया है कि 4 साल का तजर्बा होना चाहिए है, मास्टर्स हो इट्स इनफ, और BPS 21 प्लस तजर्बा हो तो वो काफ़ी है। मतलब BPS 21 जिस तरह से भी पहुंचे पाकिस्तान के कल्चर में ब्यूरोक्रेसी जहां तक जी, तो ये ब्यूरोक्रेट्स को इन करने का, सिफारशी कल्चर को प्रमोट करने का एक जो है वो एक कदम उठाया है पीपल्स पार्टी की, सिंध गवर्नमेंट की काबीना ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने। और ये अपने ही चेयरमैन के जो 6 अगस्त का जो फैसला था, डिसीजन था, प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट से जारी हुआ था, जिसमें इस बात को जरदारी साहब ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए है, उसकी खिलाफ वर्जी है और जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला है। क्या आप जामियात में ऐसे लोग ला के बिठा दें जो अपने मनपसंद हों, जो सिफारशी कल्चर के ज़रिए परवान चढ़ने वाले हों, तो इसके नतीजे में क्या होगा? होना तो ये चाहिए कि वाइस चांसलर ऐसा फ़र्द हो कि जिसका रिसर्च के अंदर, जिसकी एजुकेशन में रिसर्च और एक तालीमी उसका पूरा कैरियर हो। सर, वाइस चांसलर महज एक मुंतज़िमी नहीं बल्कि एक इल्मी और फिक्री सोच जो है उसको भी लेकर आगे चलता है। ये क्यों इस चीज़ को नहीं देख रहे ये लोग? देखिए, कराची यूनिवर्सिटी की मैं सिर्फ बात करूं, कराची यूनिवर्सिटी में डॉक्टर महमूद हुसैन साहब थे। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दीगर लोग मिल जाएंगे, वाइस चांसलर ज़फ़र ज़ैदी साहब, ज़फ़र सैफ़ी साहब, ये सारे लोग वो थे जो इल्मी शख्सियात थे, इनका एक वक़ार था। खुद कराची यूनिवर्सिटी की एक प्रेस्टीज है, प्रेस्टीज इदारा है। इसी तरह जामियात के अंदर, ओवरऑल जामियात आप देख लीजिए, जामियात जो है वो तलबा की तालीमी तहकीकी नशोनुमा करने का एक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात तो जामियात के अंदर दीगर लोग भी चला सकते हैं। इल्मी और फिक्री रहनुमाई होती है सर। जी, स्टूडेंट्स की इल्मी और फिक्री रहनुमाई के लिए ज़रूरी है इस बात का। लेकिन अलमिया ये है कि एक मरतबा फिर जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला किया जा रहा है और उसके नतीजे में ऐसे लोगों को लाया जा रहा है कि जो सिफारशी कल्चर को प्रमोट करेंगे। और मेरा तो ख्याल ये है कि इस पूरे अमल के पीछे जामियात की वो हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं जो
हुकूमत के पेश नज़र हैं कि किसी तरह इन ज़मीनों को हथियाया जाए। एग्जिस्टिंग लॉ है हमारा, आप समझ रहे हैं कि दीगर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर उसको, उस मेरिट को फॉलो किया जा रहा है? सही, देखिए मेरिट को फॉलो किसी न किसी हद तक अभी तो ये है कि जामियात के अंदर असातिज़ा कराम प्रमोट होते हैं, वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च पेपर्स उनके शाया होते हैं, उसके बाद PhD करते हैं, फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल के अंदर आके वो पहुँचते हैं, वाइस चांसलर तक पहुँचते हैं, वो प्रमोट होकर पहुँचते हैं। वो बाहर से लाकर इम्पोज नहीं कर दिए जाते स्टूडेंट्स पर या इदारों के ऊपर। वो जानते हैं वहाँ की इल्मी माहौल को जानते हैं, तहकीकी माहौल को जानते हैं। इसमें वेयर इज हायर एजुकेशन कमीशन, वहाँ से कोई इसके ऊपर बात नहीं हुई क्या? देखें, हायर एजुकेशन कमीशन का तो बेशतर वक्त इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट करने में लग गया है कि वो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को वो ग्रांट्स भी दे रहे हैं, और सरकारी जो जामियात हैं जिनसे मैंने और बेशतर लोगों ने पढ़ा, और ये जामियात से पढ़ने के नतीजे में आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के एम्बेसडर बने हुए हैं ये स्टूडेंट जो जामियात से फारिग हुए हैं। और उस वक्त यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती थी जो ग्रांट्स देती थी, अब हायर एजुकेशन बन गई है, लेकिन हायर एजुकेशन जो अपना असल करने वाला काम है उस काम को छोड़कर इस काम पर लग गई है, और बिलखुसूस 18वीं तरमीम के बाद तो ये सूबाई प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर आ गया है। सब्जेक्ट आ नहीं गया तो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं कम से कम लॉ तो वहां पर भी यही होगा ना, एक बेंचमार्क तो वहां के लिए भी यही होगा। जी बिल्कुल, बेंचमार्क तो यही रखा गया है, लेकिन हायर एजुकेशन के डोमेन में तो ग्रांट्स भी आती हैं। हायर एजुकेशन के डोमेन में तो ये भी आता है कि वो सारी चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस रखे, लेकिन अमलन चेक एंड बैलेंस नहीं है। सरकारी जामियात को फीसें बढ़ाने के बाद, अब आप देखें ना, एक पहलू ये भी है कि इस हद तक फीसें कर दी गई हैं कि एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट, एक लोअर मिडिल क्लास को तो फारिग कर दिया गया, मिडिल क्लास का स्टूडेंट तालीम हासिल नहीं कर सकता। सिर्फ अगर मैं बिजनेस प्रोग्राम के हवाले से बात करूं तो कराची यूनिवर्सिटी में जो बिजनेस प्रोग्राम की फीस है वो 1,12,000, जबकि वही बिजनेस प्रोग्राम सिंध यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं तो वो 19,500 में। जी बिल्कुल, ये ड्यूल स्टैंडर्ड है ना। ये क्यों है? देखिए, वज़ीर आला सिंध इस वक्त जब से 18वीं तरमीम के बाद सूबाई सब्जेक्ट बना है, वज़ीर आला सिंध इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एज अ CM। गवर्नर साहब होते हैं वो सेरेमोनियल हैं, वो सिर्फ डिग्री देने की हद तक ही है। लेकिन आप देखें ड्यूल स्टैंडर्ड है, सिंध यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, वहाँ फीस कम होना चाहिए, लेकिन वाई कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्यों सफ़र कर रहा है कि उसकी फ़ीस 1,12,000 पर सेमेस्टर, और वहाँ जो है वो 19,500, और ये एक जगह की बात नहीं है। तो ये कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो ये कभी कोई एक रेगुलेटर होता है, कोई एक मॉनिटरी कोई कमीशन होता है, कोई बॉडी होती है, कुछ भी नहीं है ऐसा। देखिए, ये तो वज़ीर तालीम और जो यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड बना हुआ है उसके करता धरता, और इन लोगों को देखना चाहिए कि ये ड्यूल स्टैंडर्ड क्यों है कि एक तरफ आपने कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, ये तो हमने कंपैरिजन पेश किया जिसके नतीजे में बात सामने आई कि कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट 1 लाख रुपए, 80,000 रुपये, यहाँ तक कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, इसकी फ़ीस कराची यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 1,09,000 रुपये पर सेमेस्टर दे रहा है, और इसके मुकाबले में सिंध यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट 80,000 रुपये पर ईयर। अब यहाँ भी डिफरेंट ये है, वो पर ईयर दे रहा है 80,000, और ये पर सेमेस्टर यानी 6 महीने का, और वो 1 साल के 80,000 दे रहा है, यानी 40,000 पर सेमेस्टर कह लीजिए आप इसको। तो ये तो तबकाती है ना, तबकाती निज़ाम तालीम आपने बना दिया है, कहीं का मेयार कुछ और है, कहीं का मेयार कुछ और है। इसी तरह ये तो हम सिर्फ फीसों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरह क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, सिंध में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है। हज़ारों तलबा, 73 लाख स्टूडेंट इस वक्त तालीमी इदारों से बाहर हैं जिनको स्कूल में होना चाहिए, 5 साल से लेकर 16 साल तक के, और ये 73 ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही आती है ना ये सारी चीजें। जी बिल्कुल, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर आती है। हम तो ये बात कहते हैं, एक निज़ाम होना चाहिए है, एक ज़बान होना चाहिए है, एक निसाब होना चाहिए है, और जिस तरह एक आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इसमें मुनम साहब, कहाँ हम देखें बीच, या तो हम आसमान के ऊपर की बातें करते हैं या हम ज़मीन के नीचे की बात करते हैं, हम बीच की बात ही नहीं करते। लास्ट आपको याद होगा कि पिछले दौर में हम बात कर रहे थे सिंगल नेशनल करिकुलम की, ठीक है, जो तबकाती निज़ाम को ख़त्म करने की बड़े आइडियलिस्टिक एक अप्रोच को लेकर चल रहे थे। लेकिन हकीकत ये है जो हमारे सामने, ये जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे आगे कैसे बढ़ेंगे। 2000 अरब रुपीज़ पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों का आप निकाल लें, 2000 अरब रुपए बजट जाता है। लेकिन
आप देखिए वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया आज से 4 महीने पहले तालीमी इमरजेंसी लगाई जा रही है, 2 करोड़ और ये सब लाख मतलब ये सब तालीमी इमरजेंसी के अंदर हो रहा है, ये सारी वारदात जो है तालीमी इमरजेंसी के नाम पर हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल 2 करोड़ 62 लाख स्टूडेंट पूरे पाकिस्तान में जिनको तालीमी इदारों में होना चाहिए बच्चों को, वो बच्चे तालीमी इदारों से बाहर हैं, जिनमें से 73 लाख सिर्फ सिंध के बच्चे हैं। हुकूमत ने अभी किया ये कि असातिज़ा कराम को, जामियात के असातिज़ा कराम के लिए उन्होंने ये किया कि उनमें कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर इन असातिज़ा कराम को भर्ती किया जाएगा, आर्जी बुनियादों पर भर्ती किया जाएगा। हमने बात की, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उजागर किया कि इसके नतीजे में आप सिफारशी कल्चर को परवान चढ़ा रहे हैं। एक टीचर को, एक लेक्चरर को, एक असिस्टेंट प्रोफेसर को आप कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पे भर्ती कर रहे हैं कि जिसका सारा फोकस रिसर्च पर होता है, जिसका सारा फोकस अपने स्टूडेंट पर होता है, एजुकेशन पर होता है और बच्चों को शऊर देने पर होता है, उसको अगर आप बिल्कुल अनसिक्योर कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुनम जफर खान, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। और यकीनन जब हम मेरिट की बात करते हैं तो फिर जो मेरिट के मयारात दुनिया भर में है और स्पेशली इस एजुकेशन के हवाले से, वो भी हायर एजुकेशन लेवल के हवाले से, इसको हुकूमत को देखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ बात होगी पाकिस्तान की सियासत पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर सदर मुमलिकत ने अब तक दस्तखत ना की, हालांकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके साथ ये अप्रूवल भी हुआ था। मामला क्या है, क्योंकि इसको लेकर ख़ुद हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है एक बड़ा तनाज़ा इस वक्त देखा जा रहा है। तलखियाँ बाकायदा देखी जा रही हैं और पीपल्स पार्टी की पूरी कोशिश है बिलावल भुट्टो जरदारी की कि मौलाना को उन्होंने बल्कि यकीन दहानी भी कराई है कि जल्द सदर मुमलिकत जो है इसके ऊपर दस्तखत कर देंगे। मामला क्या है, क्यों अटकावा है, कहाँ अटकावा है, ये ज़रा जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कादिर खान मंदोखेल, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर पॉलिटिशियन। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये क्या इस वक्त मौलाना साहब जो हैं उन्होंने ये बिल मंजूर करवाना चाहा, हुकूमत ने इसकी अप्रूवल भी दी और ये पार्लियामेंट से भी आगे आ गया, लेकिन सदर इसकी अभी तक मंजूरी उन्होंने दस्तखत नहीं किए। और अब बात ये हो रही है कि जनाब वो भी तुलबा को और एक जो एहतिजाजी काफिला जो है वो लेकर इस्लामाबाद आ जाएंगे। मामला क्या है, कहाँ चीज़ें और क्यों अटकी हुई हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मदारिस के रजिस्ट्रेशन बिल्कुल होना चाहिए। पाकिस्तान में हर पार्टी, हर अदारा चाहता है कि ये रजिस्टर्ड हो, बाकायदा कानून के दायरे में हो। नंबर एक बात है। दूसरी बात ये कि ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के शुरू से बड़े अच्छे ताल्लुकात है और रहेंगे इंशाल्लाह। और 26वीं तरमीम जहां मुस्लिम लीग नून नहीं करा सकी, वो पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के जरिए और इनडायरेक्ट पीटीआई को भी एग्री करा के वो 26वीं तरमीम पास करा दिया है। तो हम तो कभी भी नहीं चाहेंगे। बिलावल भुट्टो साहब भी 2 दिन पहले मिले थे मौलाना साहब से, आपने देखा। और जारी बातें, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मुलाकातें भी होती है, डिस्कशन भी होती है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि असम्बली के इजलास जो बताया जा रहा है कि वो 10 तारीख को बुलाया और मौलाना साहब ने कल डेडलाइन दी है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई सरकारी काम आप मुझसे कराना चाहते हो और मुझे इतवार का दिन डेडलाइन दे, तो मैं तो आप कम से कम पीर के दिन तक इंतजार करो ताकि दफातर खुल जाए तो मैं आपका काम कर सकूं। एक तो ये चीज समझ में नहीं आ रही है। दूसरी बात ये है कि मैं पिछली असम्बली में इन्हीं कमेटियों का मैं हिस्सा रहा हूँ और 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ है और बहुत सारे डिपार्टमेंट, वो सूबाई चैप्टर है। अब मदारिस यकीनन वजारत तालीम के अंडर रजिस्ट्रेशन होगा और वजारत तालीम सूबाई चैप्टर है। इस्लामाबाद में एक आध कॉलेज के अलावा वो है ही नहीं और वजीर तालीम ऐसी बैठा रहता है। और पीपल्स पार्टी ने एतराज़ भी किया है कि ये जो वफाकी अदारे हैं उनकी जो वजारतें उसको ख़त्म किया जाए। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, टेक्निकल बात ये है कि सदर साहब ने वापस उनको ज्वाइंट सेशन में भेजा है। तो अब ज्वाइंट सेशन होने दो, उसमें कोई चीज़ निकालना हो या कोई चीज़ डालना हो तो यकीनन मौलाना साहब के सामने होगा और तमाम पार्लियामेंट के सामने होगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ इतना बड़ा इशू नहीं है जिस तरह जो है ना वो एक एहतजाज और उसकी कॉल दी जा रही है। और यकीनी तौर से देखिए, अगर टेक्निकल बुनियाद पे होता तो सर, जब ये 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ये चीज़ रखी गई थी तो उस वक्त 18वीं आईनी तरमीम को भी यकीनन जहन में होगा। और फिर ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो इसके ऊपर भी बात हुई होगी। लेकिन एक तो ये कि वहां पर ये मिस आउट कैसे हो गया, फिर दूसरा ये कि क्या ये वाकई इतना संगीन मामला है कि मौलाना साहब जो है वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं इसके ऊपर? नहीं, वो मेरे साथ अभी किसी और चैनल में कामरान मुर्जा साहब थे, मौलाना साहब के सेनेटर,
वो कह रहे थे कि कोई रिटायर्ड आदमी है, उनका कोई अदारा है, उसके लेने चाह रहे। तो मैंने कहा भाई रिटायर्ड आदमी का नाम ही बता दें ताकि हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। तो ये उनकी जो खदशात है वो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि गलती कैसे हो गई, भैया गलती हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे महकमे आज भी वफाक के तहत है और वफाक चला रहे हैं। वजीर सियासत, वजीर कानून, वजीर एजुकेशन, वजीर सेफरान, बहुत सारे वजारतें आज भी चल रही है। इसीलिए आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुतालबा किया है कि जो वजारतें सूबाई चैप्टर है उनको खत्म किया जाए। नहीं सर, लेकिन मैं कहता हूं ये जो आपकी बात करें, मैं बिल्कुल एक जुमले में और कहूंगा, ये जो बातें हैं वो इतनी संगीन नहीं है कि आप बैठने को तैयार नहीं हो, आप डिस्कशन करने तैयार नहीं हो, आप 2 दिन असेंबली के इजलास के What exactly we want to know, sir? What exactly we want to know कि ये इतना संगीन मामला कैसे हो गया कि आपको खुद जब आप कह रहे हैं कि जनाब एक छुट्टी का दिन है, उसके बाद आगे बात हो सकती है, तो उसमें बीच में ये इस्लामाबाद आने की बात। तो फिर दूसरा मैं ये जो कह रहा हूँ ना, वो जो संगीन गलती वहां पर नहीं, क्योंकि आपने देखा मैराथन सेशन हुए थे 26वीं आईनी तरमीम को लेकर, और सारी की सारी डेलिब्रेशन जो है वो मौलाना साहब के साथ हो रही थी, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या पीटीआई की हो। मतलब उसमें तो एक एक उसका डॉट और कॉमा को देखा जा रहा था। तो इतना बड़ा ये फिर तो ये ब्लंडर ही होगा अगर ये उस वक्त नहीं हुआ, या फिर कुछ और हो सकता है। अच्छा, अगर मैं आपकी बात मान लूं कि ये ब्लंडर होगा, तो ब्लंडर का जवाब क्या है, उसका हल क्या है? बस आसमान सर पे उठाना है? उसका तो हल ये है कि बैठ जाए, बाबा ये ब्लंडर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसको दूर कैसे जाए। हल तो यही है ना, टेबल टॉक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब टेबल टॉक ही नहीं होगी तो फिर कैसा हल होगा, मुझे एक बात बता दे। और मुझे यकीन है मौलाना साहब को जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात है, और बिलावल साहब एक नौजवान है जो 26वीं तरमीम पाकिस्तान की तारीख में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट की। आपको याद है? और सर दूसरा देखें, वक्त थोड़ा सा मुख्तसर है, मैं कहा कि अच्छी तरमीम है। नहीं, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन देखिए कुछ अचंभे की बात होती है। इससे पहले जब भी रजिस्ट्रेशन के हवाले से बात हुई, मॉनिटरिंग के हवाले से बात हुई, तो फिर दूसरी तरफ से जो है वो एतराजात होते थे। इस मरतबा क्योंकि उधर भी पॉइंट्स आप जाके देखें ना, मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन, एक जो मेन कैंपस होगा उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है, उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बाकी जो कैंपस होंगे उनकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। फिर दूसरा ये कि अगर ये उस तरफ से आ रहा है और इसमें जल्दबाजी की जा रही है और इसके ऊपर इतने संगीन मामलात की भी बात हो रही है, तो फिर इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, इस पूरे मामले को भी देखना पड़ेगा कि इसकी मुखालफत अगर कहीं से है तो फिर क्यों है, और अगर इतनी जल्दबाजी है तो क्यों है। यही सवाल तो मैं आपसे कर रहा हूं कि खुदा न खास्ता आपकी शो में आपसे कोई गलती हो जाए तो इसका मतलब ये है कि शो का हमेशा के लिए दोबारा नहीं करेंगे ना, यकीनन दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, यकीनन दोबारा गेस्ट को जहमत देंगे, यकीनन आप उस चीज को डिस्कस करेंगे, यकीनन गलती को डिस्कस करेंगे। जब एक शख्स तैयार ही नहीं है बैठने को और 2 दिन इंतजार नहीं कर सकती, यानी 10 तारीख और कल 8 तारीख है, एक दिन बीच में 9 तारीख है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मौलाना साहब है, उनकी अपनी सियासत है, उनको जैसे बेहतर लगे ठीक। मैं बस इस पॉइंट्स के साथ मैं आपसे भी इजाजत चाहूंगा कि मदारिस को बासानी रजिस्ट्रेशन और अकाउंट खुलवाने की सहूलत होगी इस तरमीम के बाद। दूसरा ये कि बिल की मंजूरी से पहले से जो कायम शुदा मदारिस हैं उन सबको एक कानूनी हैसियत मिल जाएगी। और तीसरी बात यह कि मेन कैंपस के अलावा कोई भी मदरसा किसी दीगर मदरसे को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी। तो आने वाले दिनों में इनके ऊपर भी बातचीत होगी, इसको भी डायसेक्ट किया जाएगा कि ये मामला है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदुखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस वक्त चंद मुतालबात सामने रखे हैं, जिसमें जो 9 मई और 24 और 26 नवंबर की वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी, जुडिशल कमीशन की बात की गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर इसके ऊपर काम ना हुआ, अगर ये बात नहीं मानी गई, तो फिर सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई जाएगी। ये क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर फारिक आदिल से, और सेनेटर हुमायूं महमद हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में सियासत, इस वक्त हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन और हर गुजरते बुलेटिन की हेडलाइन जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील होती हैं। और जो लेटेस्ट है वो ये कि जो यकीनी तौर से GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है बानी PTI पे, और उसके बाद जो रेस्पॉन्स रहा वो बड़ा
एक फौरी रद्दअमल जिसे कहा जाएगा कि उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर दिया है 14 दिसंबर से। और ये किस हवाले से कही गई है कि सियासी कैदियों की रिहाई के हवाले से काम किया जाए और बिलखुसूस 9 मई और 26 नवंबर के जो वाक़यात हैं इनकी तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का उन्होंने मुतालबा किया। और अगर ये मुतालबात नहीं माने गए तो फिर फौरी तौर पर 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी होगी। और इस सिविल नाफरमानी में कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से कि तरसीलात ज़र को महदूद करने की बात की जाएगी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो डायस्पोरा है, उनको रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो अपने रेमिटेंसेस जो हैं उनको महदूद कर दें। और फिर उसके बाद बाइकॉट मुहिम की भी बात की गई है। इसके ऊपर भी वजाहत करना होगी कि बाइकॉट किसके खिलाफ है। दूसरी तरफ वो स्टेक होल्डर से मुज़ाकरात के लिए टीम भी उन्होंने तश्कील दे दी है। मामला क्या है जानेंगे। डॉक्टर फारूक कादिल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से आप इस मूव को देख रहे हैं? ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये किसके खिलाफ है? ये हुकूमत के खिलाफ है, हुकूमती या रियासती इदारों के खिलाफ है, या खुद रियासत के खिलाफ है? शुक्रिया बिरादरम इमरान सुल्तान साहब, आपसे जब बात होती है तो बरसों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, दिल खुश हो जाता है। अब आप आते हैं आपके सवाल की तरफ। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो अपील है और ये जो उन्होंने कॉल दी है दरअसल उनके अपने खिलाफ है। पीटीआई ने कभी कोई पॉलिटिकल मूव संजीदगी के साथ अच्छे तरीके से कभी वो चला नहीं पाई। उनके साथ मसाइल रहते हैं। क्यों? अगर कभी वो कामयाब हुए तो वो उनके बतौर सियासी जमात अपने फैसले नहीं थे, वो कहीं और से फैसले आते थे, कहीं और से सरपरस्ती होती थी, तो ये कामयाब हो जाते थे। नंबर 1। नंबर 2, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप जुडिशल कमीशन कायम करें, इन्वेस्टिगेट करें और जो गिल्टी है उसको सज़ा दें और जो गिल्टी नहीं है उसको छोड़ दें। ये बिल्कुल दुरुस्त मुतालबा है। लेकिन इस तरह के मुतालबात को मनवाने का जो जायज़ और सियासी तरीका है वो ये है कि आप सबसे पहले उसके लिए सियासी तौर पर आवाज़ बुलंद करें। मिसाल के तौर पर जो पार्टी है यानी बैरिस्टर गौहर हैं वो बात करें, सेक्रेटरी जनरल बात करें, कौमी असम्बली में ये लोग मौजूद हैं, कौमी असम्बली में ये लोग बात करें और वहाँ आवाज़ बुलंद करें। और उसके बाद यकीन है कि अगर वहाँ ये आवाज़ बुलंद करते हैं तो उसके नतीजे में न सिर्फ ये आवाज़ सुनी जाएगी बल्कि कोई मुज़ाकरात की कमेटी भी बन जाएगी हुकूमत की तरफ से। और अगर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की कमेटी बन जाती है तो ऐसी सूरत में मामलात आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये जस्ट मुतालबा जो है जुडिशल कमीशन का, इसके लिए आप ब्लैकमेलिंग शुरू कर देंगे और पहले ही धमकी दे देंगे कि हम रियासत का बाइकआउट करेंगे, तरसीलात ज़र को रोक देंगे, हम यूटिलिटीज़ के बिल रोक देंगे, और इसके अलावा जो आपने नहीं कहा, मैं भी नहीं कहता, कि मुख्तलिफ इदारों की मसनूआत का बाइकआउट कर दिया जाएगा। तो ये सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है ना। तो ठीक है, अगर आप ब्लैकमेलिंग करके बात करते हैं तो उसके बाद फिर दूसरे भी यही कहते हैं कि ठीक है तुम ये करके देख लो। अच्छा, ये चीज 2014 में हो चुकी है। 2014 में जो बिजली के बिल फाड़े गए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो बिल की अदायगी करके और बिजली बहाल करा ली गई थी। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मईशत को नुकसान पहुंचना रियासत को नुकसान पहुंचने के मुतरादिफ है। अभी आप ये देखें मौलाना फजलुर रहमान का मामला है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने पहले कहा कि हमारा ये बिल मंजूर कर लें, सदर इस पर दस्तखत कर दें। अच्छा, जब लैतो-लाल हुई, ताखीर हुई, तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम फलां तारीख से फिर जलसा करेंगे, फिर हम जुलूस करेंगे वगैरह। तो ये सियासी तरीका। इसके अलावा भी जैसे 77 की पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल तहरीक है, उसमें क्या कहा गया? तो कहा था कि नया इलेक्शन करा दें। जब इलेक्शन नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि डायलॉग जरूरी है। किसी भी चीज के लिए मंतकी अंजाम जो है उसका सड़कों के ऊपर फैसला नहीं होना चाहिए। डायलॉग, पॉलिटिकल कंसेंसस, पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है, असेंबली का, सेनेट का, इनको बरुए कार लाते हुए आगे बढ़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक कादिल हमारे साथ मौजूद थे। इंतहाई अहम मामला, और इसी मामले पर जरा देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कैंप में क्या सोच है।
सेनेटर हुमायूं मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिल्कुल इस बात की जो है तायद की जाती है, की जानी चाहिए कि जनाब 9 मई और 24 नवंबर के जो वाक़यात थे उनकी तहकीक की जाए। जुडिशल कमीशन जो है उसकी शफाफ तहकीक करे। 26 नवंबर के हवाले से असीरान की रिहाई के हवाले से भी इसके ऊपर जो है बात की जा सकती है। लेकिन ये जो एक साथ में चीज़ कंडीशन कर दी गई है कि अगर ऐसा ना हुआ तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक, और उस सिविल डिसोबीडियंस में सबसे पहले जो बात की गई है वो रेमिटेंसेस के हवाले से कि तरसीलात ज़र जो है उनको महदूद कर दें जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं। बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि अगर तरसीलात ज़र को कम कर दिया जाता है, महदूद हो जाती हैं, तो इससे कौन मुतासिर होगा? हुकूमत, रियासती इदारे या फिर रियासत पाकिस्तान? तो आप बताइए कि चाह क्या रहे हैं इस वक्त बानी पीटीआई, चाह क्या रहे हैं, किसको कमज़ोर करना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन। मेरा काउंटर सवाल है। मेरा काउंटर सवाल गवर्नमेंट से है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की स्ट्रेंथ है जो आपके पूरे पाकिस्तान को अच्छी स्ट्रॉन्ग बेसिस देती है ग्रोथ की, वो है फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और उसके रिजल्ट्स। अगर आप उन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर आप उस प्रोसेस को डिरेल कर रहे हैं, जब आपको पता है कि आप लोगों की उतनी सीटें नहीं हैं और आप लोग वो प्रोसेस थ्रू इलेक्शन कमीशन आप उसको डिले कर रहे हैं। जो फाफन की रिपोर्ट है उसमें पंजाब और ये जो फेडरल है इसकी 150 की सीटों में से सिर्फ 3% की सुनवाई हुई है, बाकी किसी की नहीं हुई है। तो आप मुझे वह बताएं, क्या आप स्टेट ऑफ द पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं या ताकतवर कर रहे हैं? अगर आप पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी, जिसको अवाम ने, मेजॉरिटी पार्टी का मतलब ये है कि उसको सबसे ज्यादा अवाम ने उसको वोट दिया है, इन स्पाइट ऑफ आपने कोशिश करा के जस्टिस काजी फाइज ईसा के थ्रू उनका बल्ला भी छीना, निशान छीना, आपने उनके जो कैंडिडेट थे उनको इंडिपेंडेंट करार दिया, आपने उनको एक एक सिंबल, उनके अलग अलग किस्म की चीजें, उसके बावजूद अवाम बाहर निकली, उनको वोट दिया। आपने जब उनसे उनका हक छीन रहे हो, क्या आप पाकिस्तान को स्ट्रेंथन कर रहे हो, पाकिस्तान को वीक कर रहे हो? देखिए, ठीक है, नहीं आप सर आपका पॉइंट मैंने बिल्कुल बहुत गौर, यकीनन आपने शुरू में कहा था कि आप हुकूमत से ये सवाल करना चाह रहे हैं, तो इसकी जवाबदेह यकीनन हुकूमत है। मेरा सवाल अगेन मैं ये पुट ऑन यहाँ पे रखूंगा आपके सामने कि जनाब कमजोर कौन होगा, हुकूमत, रियासती इदारे या रियासत पाकिस्तान? अगर मईशत तबाह होती है, मईशत जो है वो उसमें कोई तो ये बताएं कि फिर क्या इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी नजर में अगर आप मुझसे पूछे और मैं ऑनेस्टली सच के दिल से आपको बताता हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी को खुश नहीं करना चाह रहा, मैं किसी को तनकीद नहीं करना चाह रहा हूँ। ये मेरा 100% ईमान के साथ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। वो ये है कि आपका क्या ख्याल है, अगर आप जो मैरिट पे लोग नहीं हैं आपने उनको बिठा दिया है, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत हुई है, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हुई है? मिसाल देखें सर टेक्निकली जब आप बात करें ना, सिर्फ रेमिटेंसेस के हवाले से बात करें, मैं तो अभी प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहा, मसनूआत के बायकॉट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल रेमिटेंसेस के हवाले से अगर बात करूं तो क्या होगा कि जनाब दूसरा जो अगर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान में डॉलर्स भेज रहे हैं तो भाई वो हुकूमत या पाकिस्तान की खिदमत के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए भेज रहे हैं, उनके खर्चे के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, बेनिफिशियरी उसकी यकीनन रियासत है कि स्टेट बैंक में वो आते हैं। नंबर 1, अगर आप उस तरीके से नहीं भेजेंगे तो फिर आप किस तरह से भेजेंगे? आप हुंडी हवाला करेंगे, आप गैर कानूनी सोर्सेज से भेजेंगे। हुंडी हवाला करके, गैर कानूनी सोर्सेज से करके आप उसी फैटफ के अंदर दोबारा जाके फंस जाएंगे जहां से आप बमुश्किल तमाम निकले हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है कि ये गोल गोल घूम के हम कहां जा रहे हैं, हमारी मंजिल फिर क्या होगी, कितने बुरे गर्दाप में हम खुदा ना खास्ता फंसेंगे। जो चीज मुझे समझ ये नहीं आती कि आपने एक तबके को, जो सबसे ज्यादा मेजॉरिटी वाले लोग हैं, आपने उनको उठा के कमर उनकी दीवार के साथ कर दिए, आपने उनके हाथों के अंदर कील ठोक के दीवार के साथ कर दिए,
फिर आप पीछे हट के जब वो कहते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हो, फिर आप पीछे उनको कहते हो कि यार तुम शोर न मचाओ, तुम्हारे शोर की वजह से लोग कहते हैं कि इस घर से शोर आता है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग मतलब ये लोग चाहते क्या हैं। क्या ये चाहते हैं कि वही वाली बात है कि यार नहीं हम तुम्हें मारते भी रहेंगे और तुमने उफ भी नहीं करना। नहीं तो फिर सर फिर क्या ये समझा जाए कि जिस मखसूस तबके की आप बात कर रहे हैं उस पूरे मखसूस तबके का बदला आप रियासत पाकिस्तान से लेंगे? नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम रियासत पाकिस्तान से मैंने तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ सर, मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, इससे मुल्क कमजोर होगा। ठीक है, आपने एक मुज़ाकराती टीम, मैं ये कह रहा हूँ सर एक मुज़ाकराती टीम भी बनी है। हम तो ये कह रहे हैं कि जनाब इसके ऊपर कंसेंसस होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज ना हो जिससे रियासत कमजोर हो, पाकिस्तान कमजोर हो। इस तरह ये है, लेट्स पुट लाइक दिस, मैं एक बच्चा है, मैं उसको वो मैट्रिक में जाता है, फिर एफएससी में जाता है और फिर डॉक्टर वो बनता है, ठीक है ना। तो जो थर्ड स्टेप वाली चीज है आप उसे पहले ही कर रहे हो कि यार ये मैट्रिक में फेल होगा तो ये डॉक्टर नहीं बनेगा, या मैं कहता हूँ यार इसको नहीं बनाना। मिसाल में ये देना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, पहली डिमांड क्या है। पहली डिमांड ये कि हमने कहा है कि जी हम एक कमेटी बना रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ, जो भी गवर्नमेंट है जितनी भी एम्पावर्ड है या नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उनके साथ मुज़ाकरात बना रहे हैं। उसकी पहली कंडीशन ये है जो पॉलिटिकल लीडर, जो पॉलिटिकल क्या कह सकते हैं वर्कर्स हैं, इंक्लूडिंग द लीडर्स एंड द वर्कर्स, उनको रिहा करो। रिहा करो मीन्स उनको बेल के ऊपर रिहा करो। हम ये नहीं कह रहे उनके केसेस खत्म करो। ठीक है। अच्छा, अब ये पहला स्टेप जब आप कर लोगे तो फिर जिस चीज की भी आप बात कर रहे हो उस चीज की नौबत ही नहीं आएगी ना सर, समझ आ रही है? ठीक। उस चीज को आप जो तीसरी जो चौथे लेवल पर है, पहले वो ये क्या कहते हैं, पहले ये कहते हैं कि अगर आपने वो नहीं किया तो फिर उसके बाद दूसरा फिर वो होता है कि आप इसकी इम्पार्शियल एक तहकीकात कराओ, ठीक है ना। क्योंकि हम पे इल्जाम है ना कि हम तो स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, हम पे ये इल्जाम है कि हम स्टेट को तोड़ फोड़ करते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए कि पहले जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, डायलॉग के ऊपर ही फोकस करना चाहिए, और प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मेमन साहब हमारे साथ। नाजरीन, कोशिश यही है, होना यही चाहिए कि जो सियासत अपनी जगह पे है, पॉलिटिकल चीज़ें सब सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन रियासत को आगे चलना है, कोई भी काम एंटी स्टेट ना हो, रियासत पाकिस्तान के मुखालिफ ना हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।